चलो अभी स्टार्ट। ओके, मैं भी वही सोच रही थी। So aim of yoga therapy is to recognize the cause of the disease and treat. योगा जो थेरेपी है वो सबसे पहले बीमारी को जड़ से कैसे, पहले तो बीमारी क्या है, उसका रूट क्या क्या है, बीमारी की जड़ क्या है उसको ढूंढना और उसको ट्रीट करना, उसका इलाज करना, ये मेन पर्पस है योगा थेरेपी का। एलोपैथ में क्या होता है कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर ऐसी दवाई देंगे जो आपको उस दर्द को दूर करने में काम आएगा, लेकिन वो बीमारी का इलाज नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ वो दर्द से छुटकारा, पेन किलर जैसा देंगे कि आपको दर्द नहीं हो। लेकिन योगा थेरेपी ऐसा नहीं है। योगा थेरेपी क्या करेगा कि आपको ये पेट दर्द क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, उसको ढूंढना और फिर उस ऑर्गन के ऊपर काम करना, and decrease internal resistance and relax the whole body with proper diet, rest and yoga. और जब आपकी बीमारी का इलाज किया जाता है तो उसमें आपके अंदरूनी शरीर के अंदरूनी हिस्से में कैसे अंदरूनी हिस्से को भी रिलैक्स किया जाए, उसको आराम दिया जाए। और कैसे आराम दे सकते हैं हम उसको प्रॉपर डाइट करके, क्योंकि अगर हम गलत खाना खाते हैं, गलत खान पान से भी हमारे शरीर पे, हमारे जो पाचन के अंग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है ना। अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसको पचने में ही 72 आवर्स लगते हैं, जितने नॉन वेजिटेरियन फूड है या मैदा है ना, इसको पचने में 72 घंटे मतलब 3 दिन लग जाते हैं, तो कितना प्रेशर आता होगा हमारे पाचन जो ऑर्गन्स है, पाचन क्रिया के ऊपर। तो ऐसे डाइट ना लेके ऐसे डाइट लेना चाहिए, ऐसा भोजन लेना चाहिए, ऐसा आहार लो जो आसानी से पच जाए। तो वैसा आहार लेके और आरामदायक पोजेस करके, है ना, योगा में जो आरामदायक रिलैक्सेशन टेक्निक्स है वो करके और योगा के आसना प्राणायाम षटक्रिया करके भी हम लोग ये योगा थेरेपी करते हैं। Correct and develop right positive attitude includes notional corrections, thinking pattern and perception. अब योगा थेरेपी करके आपको क्या होगा कि आपके विचारों में, है ना, प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड ना, जिसको बोलते हैं सकारात्मक सोच का निर्माण होगा। सही तरीके से कैसे सोचना चाहिए और हमें अच्छा ही कैसे सोचना चाहिए, इन सब का निर्माण होता है और जिसकी वजह से हमारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे अगर किसी का रोग का इलाज करना है तो हमें हमेशा ऐसे ही बोलना चाहिए कि ये जो आसन है, जैसे हम क्लास में बताते हैं, ये आसन करने से आपको ये फायदा हो जाएगा, ये आसन करेंगे तो ये फायदा हो जाएगा। जब स्टूडेंट वो सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और फिर उनको लगता है कि हाँ, ये मैं आसन कर रही हूँ ना, उज्जयी प्राणायाम कर रही हूँ तो मेरे थायराइड को फायदा पहुंच रहा है, तो मेरा थायराइड बैलेंस हो रहा है। उसके वजह से उनके अंदर एक सकारात्मक विचार निर्माण होता है और उसकी वजह से बीमारी जो है वो जड़ से भी ठीक हो जाती है। नाउ डेवलप बैलेंस्ड साइकोफिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग। और योगा करने से या आसना प्राणायाम षटक्रिया करने से आपका जो साइको मतलब आपकी जो मनस्थिति है और आपका जो शरीर है, मन जो शरीर है, उन दोनों का अच्छा निर्माण होता है। वो दोनों एक दूसरे के सहयोग से अच्छा काम करने लगते हैं। Develop lifestyle for prevention and further damage and maintenance and promotion of health. योगा थेरेपी क्या करता है ना, हमारी लाइफस्टाइल में सुधार लाता है ना। कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कि सोने से कितने घंटे पहले खाओ, क्या खाना चाहिए, हमारा आहार विहार आचार विचार सभी के ऊपर काम करता है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर पे और हमारे मन में जो कुछ डैमेज होने वाले हैं फ्यूचर में वो नहीं होते, तो उनका मेंटेनेंस बराबर हो जाता है हमारे शरीर और मन का। उसकी वजह से हमारा शरीर बहुत ज्यादा अच्छा स्वस्थ रहता है। नाउ एसेंस ऑफ योगा मेंटेन्ड along with health। और जो योगा है, योगा जो थेरेपी है, ठीक, वो हमें बहुत ही अच्छा सेहत तो देता ही है,
साथ ही हमारे अंदर ना पॉजिटिविटी का निर्माण करता है और हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, फेथ है, उसका भी निर्माण करता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ हमें सकारात्मक सोच, है ना, और फेथ, फेथ मतलब क्या, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास का भी निर्माण करता है, जो कि एक अच्छे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगा थेरेपी। योगा थेरेपी का चरित्र कैसा है? इट इज होलिस्टिक थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन कोशास थियरी एंड नॉट ऑफ द डिजीजेस। अभी जो योगा थेरेपी है, उसका जो अप्रोच है लोगों को ठीक करने का, जो उसका तरीका है, वो हॉलिस्टिक है। हॉलिस्टिक है मतलब वो जड़ पे काम करता है, रोग के ऊपर काम नहीं करेगा, वो जड़ पे काम करेगा, है ना। योगा में पंचकोश थियरी दी गई है। पंचकोश थियरी में अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है ना, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो योगा में बताया है कि आपके सारी बीमारियों की जड़ जो है, वो अगर आनंदमय कोश बैलेंस नहीं है, तो उसका असर आपके विज्ञानमय कोश पे होता है, उसका असर आपके मनोमय कोश पे होता है, फिर मनोमय कोश का असर आपके प्राणमय कोश पे होता है, और प्राणमय कोश का असर फिर आपके अन्नमय कोश पे होता है, और बीमारी बाहर दिखाई देने लगती है। तो बीमारी की जड़ कहाँ थी? आनंदमय कोश में। जिस समय आपको तनाव आया, जिस समय आप दुखी हो गए, जिस समय आप क्रोधित हो गए, उसी समय बीमारी आपको आ जाती है। लेकिन हमारे शरीर पे, हमारे अन्नमय कोश पे वो बहुत बाद में दिखाई देती है, क्योंकि उसके इतने सारे लेयर है, इतने सारे चरण के बाद वो हमारे बाहर शरीर पे दिखाई देता है। ठीक? तो अगर आपको बीमारी को ठीक करना है, तो योगा जो है वो आनंदमय कोश के ऊपर काम करता है। तो आसना करके, प्राणायाम करके, मेडिटेशन करके लोगों को अच्छा लगता है, दे फील गुड। और वो फील गुड का असर किस पे जाता है? फिर विज्ञानमय कोश पे, बुद्धि के ऊपर, और बुद्धि अच्छे से काम करती है। बुद्धि अच्छे से काम करती है तो डिसीजन अच्छा होता है, उसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहता है, मन प्रसन्न है तो ब्रीदिंग नॉर्मल है, और ब्रीदिंग नॉर्मल है, अच्छी तरह से चल रही है, तो आपका जो अन्नमय शरीर है ना, वो बहुत अच्छा, उसमें कोई रोग आता नहीं है। इस तरह से योगा जो थेरेपी है वो होलिस्टिक थेरेपी है, वो आपके रोग की जड़ पे काम करती है। इट इज एक्टिव थेरेपी, बोथ पेशेंट एंड थेरेपिस्ट इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट। अब योगा जो थेरेपी है वो एक्टिव थेरेपी है। एक्टिव थेरेपी होना मतलब क्या, कि उसमें अभी एलोपैथ में क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बताया डॉक्टर मुझे हेडेक हो रहा है, तो डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया। अब आपने कुछ किया नहीं किया, दवाई खा लिया, आपका हेडेक ठीक होना नहीं होना वो उसके ऊपर है, दवाई के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, आप टीचर के पास आए, टीचर मुझे ना थायराइड की प्रॉब्लम है, या मुझे पेट में बहुत दर्द होता है, या मुझे कुछ और बैक पेन होता है, तो आप मुझे योगा सिखाइए या मुझे योगा थेरेपी दीजिए। अभी योगा थेरेपी देते समय टीचर सिखा रही है, लेकिन स्टूडेंट को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। टीचर प्राणायाम सिखा रही है या आसन सिखा रही है, तो उधर देख रहा है, उधर देख रहा है। टीचर ने बोला आंख बंद करो, तो आंख बंद ही नहीं कर पा रहा है, उसकी नजर यहाँ वहाँ है, कुछ और सोच रहा है। तो ऐसे चलता है क्या? ऐसे नहीं चलेगा। तो इसमें जितना टीचर का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो थेरेपिस्ट है उसको जितना एक्टिव होना है, स्टूडेंट को भी उतना ही एक्टिव होना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट ऐसा लेटा रहेगा कि हाँ ठीक है मुझे योगा करवा दो, ऐसे योगा नहीं होता है। तो ये एक्टिव थेरेपी है, पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों को ही एक्टिव रहना पड़ता है ट्रीटमेंट के दौरान। ओके, इट इज प्रिवेंटिव, कोरेटिव एंड पैलिएटिव सूथिंग। तो योगा थेरेपी जो है वो प्रिवेंटिव भी है। प्रिवेंटिव होना मतलब क्या, कि आपको वो कोई नई बीमारी आने नहीं देगा, है ना? अगर आप योगा करते रहोगे तो आपको बीमारी आने नहीं देगा। क्यूरेटिव, है ना, कि आपको अगर ऑलरेडी कुछ है तो क्योर भी करेगा। और पैलिएटिव मतलब उसका जो इफेक्ट है योगा का,
बहुत ही सूदिंग होता है। जैसे हम रिलैक्सेशन करते ना, लास्ट में योगा करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, मन प्रसन्न रहता है। तो पैलिएटिव भी है। तो इस तरह से योगा थेरेपी प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है और पैलिएटिव भी है। नाउ लाइफस्टाइल promotes being yogic rather than just practicing yoga. ठीक। और योगा जो थेरेपी है, वो आप जब अभ्यास करते हो तो ये सिर्फ आपको ना योगा प्रैक्टिस से नहीं करवाता, बल्कि आपके लाइफस्टाइल को भी चेंजेस करता है ये। आप मुझे बताएंगे आपके कोई स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ ऐसे ही योगा ज्वाइन किया था आपके साथ, लेकिन अब आपको बताते हैं कि मैडम मेरे मैं जब से योगा करने लगी ना, तब से अभी मुझे ना कोई भी फास्ट फूड ज्यादा नहीं खाती मैं, या मेरे में आलस चला गया है, या अभी मैं ज्यादा पॉजिटिव वाले विचार रखती हूँ। ऐसा कोई है कि आपके इसमें? सुवर्णा जी या प्रशांत जी, ऐसा कोई स्टूडेंट है? हाँ मैम, हाँ है ऐसे स्टूडेंट। हाँ। हाँ, तो उसके बारे में कुछ वो बताएंगे? वो क्या बोलते हैं कि योगा करने से खाना ज्यादा नहीं खा सकते हम, जितना वाह। खाना है उतना ही खाते हैं। मतलब क्या ऐसे बात है। जो योगा नहीं करते वो ज्यादा ऐसे बक खाते रहते हैं ना बार बार। बराबर तो बराबर, कंट्रोल नहीं हाँ, होता तो है। योग हाँ कंट्रोल नहीं होता है, यूं खाली चुप हम्म ऐसे खाते। तो वो बोलते हम्म। हैं कि जब से योगा कर रहे तब से अब ज्यादा खाना नहीं जाता, जितना वेरी खाने गुड। मन नहीं ऐसे ज्यादा खाने हाँ करता है। बराबर, मन नहीं करता। हाँ जैसे अगर हाँ। आप है ना किसी को जबरदस्ती मना करेंगे, अरे ये मत खाओ, फूड ये अच्छा नहीं है, ऐसे करेंगे, हम्म। लेकिन कोई नहीं ऐसा सुनता बोलते। है। हाँ, कोई नहीं हम्म सुनता है। लेकिन योगा करने से अपने आप ही आप कंट्रोल करते हो। जैसे हम्म मैंने आपको कभी अगर बताया होगा, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो थोड़ी फैटी थी, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी, और उसने ना वमन धोती उनको सिखाया था मैंने। संडे को वमन धोती सिखाया, और मैंने फिर उनको होमवर्क दिया था कि ये वमन धोती आपको लगातार अभी 7 दिन करना है, अगले संडे तक करना है। और जब आप ये 7 दिन करोगे तभी उसका पूरा असर आपको मिलेगा, अगर नहीं किया तो असर नहीं मिलेगा आपको। तो जब उसने रोज किया, तो गुरुवार के दिन मतलब चौथे पांचवें दिन उसको ना बहुत सारा काला काला निकला, ऐसे थिक थिक गट्टू जैसा काला काला निकला वमन धोती के साथ। तो वो बहुत डर गई कि मैडम ये क्या था। तो मैंने वो बताया कि वही कचरा जो इतना नीचे बैठा था आपके इतने सालों से, वो कचरा जो हम खाते हैं, है ना, अगर रॉन्ग फूड खाया है तो शरीर में कचरा तो जमा होता ही है जो निकल नहीं पाता है। तो वो कचरा ही निकला था, लेकिन वो कचरा पहले दिन नहीं निकला, दूसरे दिन नहीं निकला, तीसरे दिन नहीं निकला, चौथे पांचवें दिन जाके निकला वो, है ना। इसका मतलब वो कितने लेवल के नीचे बैठा था। और उसको जब ये बात समझ में आई, फिर उसके कुछ दिन के बाद ही उसका कोई फेवरेट फूड था, और उसको योगिक डाइट में, जैसे अपने हठयोग प्रदीपिका में जो योगिक डाइट है, पथ्य अपथ्य वो बताया था, खाना को गर्म करके मत खाओ, है ना, बासी खाना मत खाओ, वो सब बताया था। तो उसका फेवरेट खाना आया रात को, लेकिन उसने थोड़ा ही खाया था। फिर उन्होंने बोला चल ठीक है, तुझे मन नहीं है तो मैं ये फ्रिज में रख देते हो। फ्रिज में सुबह सभी लोग खा रहे हैं, उसको दिया। उसने बोला हर बार में ऐसा होता था, फ्रिज में रख निकाला हुआ, क्योंकि मेरा वो फेवरेट फूड है, तो मैं दूसरे दिन भी बड़े चाव से खाती थी गर्म करके। लेकिन उसने बोला उस दिन मैं कितना सोच रही हूँ पर मेरा मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने वो देख लिया था कि ये कचरा है। उसके बाद उसने बोला कि मेरा अब मन ही नहीं करता है कि कुछ बाहर का खाने से पहले मैं सोचती हूँ कि क्या सच में ये सही है कि नहीं है, ऐसा। उसने बिल्कुल छोड़ ही दिया कोई भी फास्ट फूड खाना, या है ना बाहर का खाना गर्म करके फिर से खाना, वैसे सब। तो कितना असर करता है। तो उसकी लाइफस्टाइल में सोचो, एक एक क्षण ने, एक एक प्रैक्टिस ने उसके लाइफस्टाइल को कितना तेजी से बदला। अगर आप वही बात बार बार बताते, अरे ये खाना मत खाओ, इससे ये होगा ये होगा, कोई सुनता नहीं है। लेकिन खुद प्रैक्टिस करके जब उन्होंने उसका रिजल्ट देखा, अपने आप चेंजेस आ गए, है ना। तो ये योगा का असर वो सामने का खाना सही है या गलत है ये बात अलग है, लेकिन हमारा मन ही नहीं करता कि सामने वाला जो खाना है वो है। गलत जो हाँ, खाना है वो मन नहीं जो करता गलत खाना है मन खाने ही नहीं करेगा, मन को। ही नहीं करेगा, आपको और लगेगा नहीं मैं जो नहीं खाऊंगी अच्छा चलेगा। है वो भी ज्यादा हाँ। नहीं जाता। हाँ, मतलब बैलेंस हो जाता है, बैलेंस डाइट यस। कहते हैं।
हमारा मन हमें बताता है कि अभी बस हो गया, इतना हम्म, ही खा सकते हैं हम, इसके ज्यादा खाएंगे तो नहीं होगा। जैसे अभी कैसे हो गया है कि मैं ना सुबह, हम लोग योगा टीचर है तो हम लोग 5 बजे ही उठने की आदत है ना, कि सुबह 6 बजे हम्म, का क्लास है तो सुबह 5 बजे ही उठना है। और अभी है ना, मैं रात को धीरे धीरे मैंने क्या किया, अभी मैं विपश्यना गई थी मई मंथ में, तो फिर से वहां पे जाके रात का खाना बिल्कुल खाते नहीं थे, वहां पे तो होता नहीं है रात का खाना। तो उसकी वजह से वहां जाने से पहले ही मैंने 1 महीना पूरा शाम को खाना एकदम कम कर दिया था, कि फ्रूट्स खा के सोऊंगी मैं, ताकि वहां जाके मुझे 10 दिन तकलीफ ना हो। और वहां जाके फिर मैंने खाया नहीं, और आने के बाद भी वो ऐसे ही रह गया है कि रात को एकदम हल्का, कोई उबला हुआ कुछ वेजिटेबल रहेगा वैसा कुछ खा लो, हैवी खाती ही नहीं हूँ। और अभी संडे को किसी के घर में उन्होंने पार्टी रखी थी, है ना, पाव भाजी वगैरह बनाया था। वो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन 9 बज गए थे। मैंने बोला कि नहीं, अभी 9 बज गए, अगर अभी मैं खा लूंगी ना तो सुबह मेरी नींद, मुझे बहुत उठने में तकलीफ हो जाएगी, मतलब ऐसे बॉडी में आलस आ जाता है। ब्रेड है ना, पाव है, तो वो पाव जो है आपको उठने नहीं देगा, क्योंकि उसका असर बाद में होता है, वो मैदा रहेगा, फूलेगा, पचेगा नहीं। तो मैंने खाया ही नहीं। और मुझे खुद ही हैरानी थी, मुझे ऐसा लगता था अरे आसन करके तो पचा लूंगी मैं, वमन धोती कर लूंगी सुबह। पहले ऐसे ही करती थी, रात को कुछ खा लिया तो सवेरे वमन धोती कर देती थी मैं। लेकिन इस बार तो ऐसे हुआ कि नहीं, खाना ही नहीं है। 9 बज गए तो अभी खाओ ही मत, नहीं तो सुबह उठने में तकलीफ हो जाएगी ऐसे, है ना। मतलब बॉडी को अभी वो समझ में आने लगा है कि लाइफस्टाइल में कि लेट लेट खाना तो ऐसे भी अच्छा नहीं है ना। पर अपने आप समझना अलग बात है। Now, it is a cost effective and less side effects if done under proper supervision. और योगा थेरेपी जो है, इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता है। अभी देखो कितने सारे योगा टीचर्स है बेचारे, वो ना थोड़ा ही पैसे, है ना, 100 रुपया लेके भी कोई 1 महीना योगा सिखा रहा है, कोई 500 रुपया लेके पूरा 1 महीना योगा सिखा रहा है ना। तो कितना कम पैसा है, मतलब अगर आप हर दिन का 1 घंटे का देखोगे तो कितना कम पैसा होता है। कोई 1000 रुपया लेके सिखा रहा है, तो एक डॉक्टर के हिसाब से तो बहुत कम है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, 5 मिनट से ज्यादा हमको टाइम नहीं देता डॉक्टर। हमारे मुंह को चेक करेगा, नाक चेक करेगा, 2 मिनट बात करेगा, क्या प्रॉब्लम है आपको, दवाई लिख के दे देगा, और कम से कम 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया वो ले लेगा उसके चार्जेस, है ना, ये वो 5 मिनट विजिट के। और योगा टीचर जो है वो पूरे महीने का 500 रुपया, 1000 रुपया लेके पूरा महीना सिखाते हैं। तो कितना कम है पैसा ये, है ना। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब ये बहुत ही सस्ता थेरेपी है। और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे किसी ने सोचा आज मैंने 2 सूर्य नमस्कार ज्यादा कर लिया तो उसको कोई साइड इफेक्ट होगा क्या? कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 2 गोली ज्यादा खा ली तो 100% साइड इफेक्ट होने वाला है वो, है ना। तो इसीलिए अगर अच्छे योगा टीचर के सुपरविजन में किया जाए योगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना, और वो बहुत सस्ता भी पड़ता है। नाउ गोल्स डिफाइंड बिफोर स्टार्ट ऑफ थेरेपी। जब आप योगा थेरेपी स्टार्ट करने वाले हो ना, तो उसके पहले ही आप पहले ये देख लो कि क्या ट्रीटमेंट के लिए आपने ये योगा थेरेपी स्टूडेंट को देने जा रहे हो, कौन सी चीज उसका ठीक कर रहे हो। बैक पेन ठीक कर रहे हो, नी पेन ठीक कर रहे हो, सर्वाइकल ठीक करने के लिए क्लास ले रहे हो, या कोई और प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने के लिए आप क्लास ले रहे हो, वो पहले से डिफाइन कर लो, वो पहले से पता कर लो, या उसके बारे में बात कर लो। उससे क्या होगा, आपको एकदम अच्छी तरह से क्लास में समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या प्रैक्टिसेस उसको देनी है, क्या क्या करवाना है। नाउ contraindications and limitation should be known. अभी जो योगा थेरेपी है उसमें एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा प्रैक्टिस करवाना है और कौन सा प्रैक्टिस नहीं करवाना है, ये अच्छी तरह से योगा थेरेपिस्ट को मालूम होना चाहिए। नाउ हिस्ट्री ऑफ योगा थेरेपी। अभी योगा थेरेपी स्टार्ट कब से हुआ था ना?
जो कृष्णमाचार्य जी हैं, है ना, उन्होंने सबसे पहले, उनको ही फादर ऑफ मॉडर्न योगा कहा जाता है, और उन्होंने ही योगा थेरेपी की शुरुआत की थी। उन्होंने ही, उनको बहुत अच्छा आयुर्वेदा योगा का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो वो लोगों को योगा से ठीक करते थे। तो सबसे पहले जो योगा थेरेपिस्ट थे वो, है ना, कृष्णामाचार्य गुरु जी थे। और स्वामी कुवलयानंद, जो अपने कैवल्य धाम लोनावाला के स्वामी कुवलयानंद जी हैं, उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया और उस रिसर्च को पब्लिश भी किया। अभी कृष्णामाचार्य जो ट्रीटमेंट देते थे वो दूसरों को बताते नहीं थे, कि किससे, उनके स्टूडेंट को ही बताते थे कि मैंने क्या सिखाया उसको, कैसे फायदा हुआ। लेकिन स्वामी कुवलयानंद जी थे, वो उन्होंने पेपर पब्लिश किया, पेपर में छपवाया कि मैंने ये इनको सिखाया और इससे इनको ये फायदा हुआ है। तो उनको एक रिसर्चर की तरह देखा जाता है, कुवलयानंद जी को। और 1990 में, है ना, डीन ऑर्निस करके थे अमेरिका में, उन्होंने योगा करवा के, योगा प्रैक्टिसेस करवा के एक पेशेंट को या कई पेशेंट को हृदय रोग से, दिल की बीमारी हटा दी उन्होंने। मतलब किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी तो उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम दूर कर दिया, ऐसा उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया था, और हार्ट प्रॉब्लम दूर भी हो गई। तो वो भी एक अच्छे रिसर्चर है योगा थेरेपी में। और अपना स्वामी विवेकानंद ना, योगा अनुसंधान जो केंद्र है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, NIMHANS, कैवल्य धाम और बिहार स्कूल ऑफ योगा, ऐसे सब इंस्टीट्यूट जो है वो योगा थेरेपी के पे काम करते हैं। योगा सिखा के पेशेंट को दूर कर, पेशेंट की बीमारी को दूर करते हैं। नाउ प्लान फॉर ट्रीटमेंट, कल्टीवेशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ थ्रू फॉलोइंग इंटीग्रल स्टेप्स। अगर आप किसी को योगा थेरेपी सिखाने जा रहे हो तो किस तरह से उसको सिखाना स्टार्ट करोगे, क्या स्टेप्स लोगे आप? तो उसको सबसे पहले क्रिया सिखानी है ना, क्रिया, क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस, प्यूरिफाइंग प्रैक्टिसेस एंड मास्टरी और बेसिक रिफ्लेक्सेस। हमारे शरीर में जो बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, शरीर में किसी भी बीमारी को, जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम, उसको पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो षट क्रिया से बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर आसना प्राणायाम सिखाना, रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूरो ग्लैंडुलर सिस्टम। अभी आसन प्राणायाम करके हमारे न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो मतलब हमारा जो मस्तिष्क है वो, मस्कुलर मतलब हमारे हाथ पैर के जो मसल्स है वो, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन करना। तो हमारे, है ना, दिमाग और हमारे शरीर, उन दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन करना। और न्यूरो ग्लैंडुलर, हमारा मस्तिष्क और हमारे जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उन सभी सिस्टम को रिकंडीशनिंग करना। रिकंडीशनिंग करना मतलब उनको ठीक करना। तो हमारे दिमाग से जो मसल सब जुड़े हैं उनको ठीक करना, और हमारे दिमाग से हमारे जो हॉर्मोन्स ग्लैंड जुड़े हैं उनको ठीक करना। तो इन दोनों सिस्टम को आसन और प्राणायाम करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो हमारे मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, ब्रेन से जो एक्टिविटी आती है, जो इंफॉर्मेशन आती है, वो तुरंत मसल के पास जाएगी, जिसकी वजह से मसल्स तुरंत एक्टिव हो जाएगा और उसके लिए प्रॉपर एक्टिविटी कर सकता है। मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है उससे, जिससे आपको कोई मोच नहीं आती है, या आप अच्छे से ज्यादा देर तक काम कर सकते हो। और न्यूरोग्लैंडुलर, है ना, आपका ब्रेन ठीक से काम करता है, मस्तिष्क ठीक से काम करता है, तो आपके जो ग्लैंड्स हैं, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, है ना, ये सब जो हॉर्मोन्स रिलीज इन करने वाले हैं, तो उसकी वजह से, ठीक से काम करने की वजह से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं। तो आसन प्राणायाम इसलिए रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। नाउ प्रत्याहार, प्रत्याहार करेक्ट्स साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, पॉजिटिविटी।
प्रत्याहार जो है वो आपके मन के ऊपर काम करता है ना? आपके मन के ऊपर, अहंकार के ऊपर, दोनों के ऊपर काम करता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार करने से हमारे अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, हमारी सोच सकारात्मक बनती है और हमारा मन स्वस्थ रहता है। एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड। और हाँ, 1 मिनट। Okay. Now, relaxing effect on body and mind. धारणा, ध्यान, समाधि। और धारणा करने से, ध्यान करने से और समाधि करने से हमारा मन भी शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और हमारा शरीर भी शांत और रिलैक्स हो जाता है। इमोशनल कल्चरिंग। और अगर हमें अपने भावनात्मक रूप से हमें योगा का असर देखना है या हमें इमोशनल स्ट्रेंथ लानी है, भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनना है, तो हमें क्या करना होगा? मंत्र चैंटिंग करना होगा, मंत्र का जाप, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, ध्यान करना, ना? ये सब करने से हमारा भावनात्मक विकास होता है। नाउ क्वालिटीज ऑफ ए गुड योगा थेरेपिस्ट। योगा थेरेपिस्ट की क्वालिटीज कैसी है होनी चाहिए? क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, फिजिकली एंड मेंटली फिट एंड नॉलेजेबल, ना? तो ये 5 चीजें तो सबसे पहले होनी चाहिए। पहले तो योगा थेरेपिस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसको बहुत सारे लोगों को ट्रीट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और अच्छा उसको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। और वो रेगुलर प्रैक्टिशनर होना चाहिए, पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। और जो योगा थेरेपिस्ट है वो खुद रोज योगा करना चाहिए और पेशेंट लोगों के साथ बात करते समय बहुत ही उसका फ्रेंडली बर्ताव होना चाहिए। फ्रेंडली बर्ताव होना मतलब क्या? दोस्तों की तरह या अच्छी तरह से पेश आना चाहिए उसको। और रोज रोज जो नई थेरेपी कुछ आ रही है ना, या कोई नई बीमारी आ रही है या उसको ठीक करने का और क्या आसान तरीका है और कौन कौन से रिसर्च हुए हैं योगा में, उन सब के लिए वो अपडेट भी होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। सुवर्ण जी, आप लिख रहे हो ना? अच्छा, तो मैं थोड़ा स्लो जाऊं क्या, कि आप बराबर लिख पा रहे हो? क्योंकि बाद में आप लोग को इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है ना करने के लिए। आपका म्यूट है। इसीलिए मैं लिख रही मैडम, वो इंग्लिश का देख के आप जो बोल रहे हो वो सब ये करके लिख रही। मैंने अभी 4-5 पॉइंट लिखे हैं। वो थेरेपिस्ट को ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, शारीरिक व मानसिक रूप से वो सक्षम होना चाहिए, खुद रोज योगा करना चाहिए उसने, पेशेंट से फ्रेंडली रहना चाहिए और नए नए रिसर्च पर रेगुलर अपडेट होना चाहिए होना उसको। चाहिए। इतना ही लिखा है। हाँ, नहीं, अच्छा इतना ही है। अभी गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। गुड कम्युनिकेटर हाँ, मतलब कि उसके अंदर बातचीत करने की अच्छी कला होनी चाहिए, है ना? और नॉन जजमेंटल होना चाहिए। जजमेंटल होना मतलब क्या? अगर कोई आपके पास आएगा कि मैडम मुझे ना ये तकलीफ है, तो आप तुरंत सोचने लगते हो जरूर इसने ना ये ऐसा, इसने कुछ गलत खान पान रहता होगा, लाइफस्टाइल गलत रहती होगी। कोई पीसीओडी वाला आ गया तो आप सोचोगे अरे इसने जरूर ऐसा किया होगा। तो उसके बारे में ये इतना सोचो मत।
कि उसने ऐसा किया होगा, ये लगता है इस तरह का तामसिक प्रकार का ये व्यक्ति है, ये राजसिक प्रकार का व्यक्ति है, ये तो ऐसा ही है, इसको क्या, इसको समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा सब जजमेंट मत करो उसके बारे में। नॉन जजमेंटल होना मतलब कि किसी के बारे में पूर्व धारणा मत बनाओ। जो पेशेंट आपके पास आया है उसकी बात सुनो और उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना चालू करो। अ गुड लिसनर एंड आइडियल हेलो, काउंसलर। वो जजमेंटल होना चाहिए ना मैडम? नहीं, नॉन जजमेंटल, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। जज करना मतलब क्या, जैसे कोई आपके पास आया और है ना, आपको लगा कि इसको बहुत तनाव रहता है, बहुत तनाव रहता है, तो आपको लगेगा कि ये ना, लगता है कि इसका काम ठीक से नहीं चल रहा है, या हम्म। इसको बहुत क्रोध आता है, लगता है बहुत गुस्से वाला इंसान है। आ, मतलब अपने ही मन से कुछ उसके बारे में सोचना। हाँ, हाँ। बराबर। वो श- अपने मन में या फिर। सोच लेना कि ये ऐसा ही व्यक्ति हाँ। होगा, है ना, हम्म। इसको समझा के हम्म। इतना कुछ फायदा नहीं है, इसको हम्म। क्या समझाऊंगी मैं, कितना समझाऊंगी। ऐसा मत सोचो उसके बारे में, आपका जो हम्म। काम है वो करो। ऐसा, हम्म। जैसे क्या होता है कि हम्म। कभी कभी है ना, मेरे क्लास में जब भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो शुरू में तो जैसे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो शुरू शुरू में कुछ लोग बहुत ज्यादा ऐसे एंथुजियास्टिक आते हैं, मतलब इंथुजियास्टिक उत्साह के साथ आते हैं। मैडम ये एग्जाम पहले दिन ही पूछने लगते हैं, मैडम ये एग्जाम में आने वाला है क्या, मैडम इसका हम्म। बुक का नाम क्या है, मैडम और कौन सा बुक, ऐसे बहुत उत्साह के साथ दिखाते हैं, है ना। तो ऐसा हाँ। लगता है कि ये बहुत अच्छा का करने वाली है, लगता है कोर्स में सबसे अच्छे मार्क्स लेके आएगी, बहुत अच्छा पढ़ाई करेगी। और कुछ लोग रहते हैं ना, जो चुपचाप सुनते रहते हैं। मैं उनको पूछती हूँ कि अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आज पहला दिन है आपका। तो वो ऐसे हम्म। सिर हिलाएंगे ऐसे थोड़ा सा, तो मुझे लगता है अरे बाप रे, लगता है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे पास होगी ये मालूम नहीं। और 2-3 महीने बाद फिर उल्टा हो जाता है। जो बहुत एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ पहले दिन सब बुक बुक पूछ के गए थे, वो अभी हम्म। क्लास में बहुत कम आते हैं। और जो बेचारा चुपचाप बैठा रहता था, अब धीरे धीरे उसको सब समझ में आने लगा है। अब वो क्लास में हर क्वेश्चन के जवाब में हाथ ऊपर करता है कि मैडम मैं बताऊं क्या। तो ऐसा लगता था अरे, जबकि मैंने इसके बारे में सोचा था, ये तो लगता है कि मुश्किल से पास होने वाली है, लगता है इसको कुछ समझ ही नहीं रहा है पहले दिन से। तो ये जजमेंटल हुआ ना, कि मैंने उसके बारे में पहले से सोच लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। योगा, हाँ, योगा थेरेपिस्ट शुड बी अ गुड लिसनर एंड आइडियल काउंसलर। जो योगा थेरेपिस्ट है उसको गुड लिसनर मतलब अच्छा सुनने वाला श्रोता होना चाहिए। मतलब पेशेंट क्या बोल रहा है उसको पहले सुनो, अपना ही मत बोलने लगो। तो उसने बताना चालू किया कि अरे मैडम मैं ना, मुझे थायराइड हो गया है। अब बताएंगे अरे अरे हाँ वो थायराइड तो हो ही जाता है, आपने ये नहीं खाया होगा, लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ बोलो मत। उसको पूरा सुन लो कि उसको पहले थायराइड नहीं था, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको थायराइड हुआ है, अभी ऐसा है, तो पूरे पूरा सुनो उसके बात को अच्छी तरह से। और फिर अच्छे से काउंसलिंग करो कि किस तरह से आप उसको ठीक करोगे। उसको बताओ कि देखो आपको ये प्रॉब्लम है। जैसे मेरे पास है ना, जो स्टूडेंट आते हैं ना, अगर कोई 40-50 के ऊपर एज वाला आ गया और उसका वजन भी ज्यादा है, और वो क्या बोलेंगे, मैडम मुझे ना पावर योगा सीखना है। तो मैं उनको पूछती हूँ कि मुझे डिसाइड करने दो कि आपको क्या सिखाना है मुझे। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या क्या बीमारी है। तो बताएंगे थोड़ा सा नी में पेन होता है, थोड़ा सा बैक पेन होता है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जब मैं करवाने लगती हूँ तो पता चलता नी में बैक में तो ज्यादा ही पेन है, ये ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं उनको समझाती हूँ, और उनको क्या करना है, वेट लॉस करना है। तेजी से फटाफट वर्कआउट कराओ, सूर्य नमस्कार बहुत सारा करवाओ, ताकि मेरा वजन निकल जाए। तो मैं उनको क्या बोलती हूँ कि देखो, अभी आपको देखने के बाद, आपका पहला क्लास लेने के बाद मुझे ये समझ में आया है, आपको नी में भी प्रॉब्लम है, बैक में भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों जब तक ठीक नहीं होंगे, मैं आपको कोई भी आसन ऐसा नहीं दे सकती जिससे कि आपका ये बैक पेन, नी पेन बढ़ जाए। और अगर हम सूर्य नमस्कार करेंगे ना, तो वो बढ़ने ही वाला है। तो पहले मुझे इन दोनों को ठीक करने के ऊपर ध्यान देना है। जब ये दोनों ठीक हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, तो ही मैं आपको वेट लॉस वाले प्रोग्राम दे सकती हूँ। ऐसा उसको समझाना, तो उसको भी समझ में आएगा कि बराबर है ना, सही बोल रहे हैं।
तो इस तरह से बताना कि क्या क्या प्रैक्टिसेस करके आप उनको ठीक करने वाले हो, ओके, और किस तरह से वो प्रैक्टिसेस उनको हेल्प करेगी, ये सब बताना काउंसलिंग में आता है। फ्लेक्सिबल, इजिली अप्रोचेबल, और जो योगा थेरेपिस्ट है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए मतलब टाइम के हिसाब से, कि अगर आज नहीं फ्री है तो कल आ जाऊं, या फिर स्टूडेंट ने बोला कि मैं ये नहीं करना, मैं ये आसन नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं, तो उसको बताना कोई बात नहीं, आप ये नहीं कर सकते तो ये करो, जितना कर सकते हो उतना करो, है ना। और इजिली अप्रोचेबल होना चाहिए, मतलब अगर स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आसानी से वो टीचर को बता सके कि मुझे ये तकलीफ हो रही है। अगर वो बता ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा अरे मैं टीचर के पास जाऊंगा और टीचर ने मुझे अगर कुछ बोल दिया तो, कि आप करोगे नहीं, आप ठीक नहीं होगे, फिर मुझे बोलना मत, ऐसे कुछ। मैंने कुछ योगा टीचर को देखा है ना, जो बहुत ही गलत तरीके से पेश आते हैं स्टूडेंट के साथ, उनको जबरदस्ती करवाते हैं, है ना। और फिर जब स्टूडेंट उनको बोलता है कि अरे मुझे ना ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको बोलेंगे अरे बोला था ना कि करना है, करोगे तो ठीक से होगा, ऐसा ही कुछ रहता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए योगा टीचर में, है ना? वो आसानी से स्टूडेंट अपनी बात उस तक पहुंचा सके, ऐसा इजिली अप्रोचेबल होना चाहिए। और योगा टीचर में डेडिकेशन होना चाहिए। क्या होता है, कुछ लोग योगा टीचर तो बन जाते हैं, लेकिन योगा क्लास सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे लेना है, खुद ही उनको लगता है कि अरे कल तो लिया था ना, आज तो मुझे बहुत नींद आ रही है, कल रात को थोड़ा लेट भी हो गया था मुझे, तो चलो आज तो क्लास कैंसिल करके सो जाते हैं। तो ऐसे करेंगे तो कितने दिन क्लास चलने वाली है? 2 दिन स्टूडेंट कैंसिल करता है, एक दिन आप कैंसिल करते हो, तो हफ्ते में 5 दिन में 2 क्लास 3 क्लास तो कैंसिल हो गए, है ना। फिर क्या आपको लगेगा अरे मैंने तो एक ही दिन कैंसिल किया, और स्टूडेंट ने 2 दिन कैंसिल कर दिया, 3 दिन ऐसे ही गया। तो उससे कोई ठीक होने वाला है क्या? नहीं ठीक होगा। तो इसलिए डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना। उसको लगेगा अरे 6 बजे का क्लास है ना, थोड़ा 6:10 को पहुंचेंगे तो क्या हो गया, कौन सुबह सुबह इतना आके बैठेगा, है ना। तो क्या होगा, 6:10 को आओगे, 6:15 को क्लास स्टार्ट करोगे, और उसको 7 बजे ऑफिस के लिए जाना है घर पे, तो स्टूडेंट क्या करेगा, अरे सर मेरा 7 बज गया तो अभी मुझे निकलना है, तो 45 मिनट का क्लास हुआ और चला गया वो, है ना। तो उसको जो रोज रोज ऐसा होगा तो उसको लगेगा कि सर तो मुझे 1 घंटा सिखा ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए क्या करने का, डिसिप्लिन होना चाहिए। 6 बजे का क्लास है तो 6 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा, उतना आके क्लास में बैठो, तो उससे स्टूडेंट को भी आदत लगेगी डिसिप्लिन की, डेडिकेशन की, एंड कमिटेड टू द वर्क। मैडम हाँ, वो अप्रोचेबल का मीनिंग क्या बोले आप? इजिली समझ में नहीं। अप्रोचेबल होना चाहिए, मतलब योगा टीचर हमेशा आसानी से स्टूडेंट योगा टीचर से बात कर सके, वो है अप्रोच करना, मतलब उसकी तरफ जाना, तो आसानी से योगा टीचर के साथ बात कर सके वैसा, हम्म, फ्री हो गए। मनमिळावू म्हणतात मॅडम त्याला. हाँ, क्या? मनमिळावू मराठीमध्ये मनमिळावू. अच्छा राइट राइट अच्छा। राइट, ओके ओके, मन मिलाऊं। ठीक है। हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन हीलिंग प्रोसेस थ्रू योगा। और योगा टीचर को खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये सिखाऊंगी ना तो इसका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। वो ऐसे बोलेगा कि अरे शायद ठीक हो सकता है, आप ये करेंगे, तो स्टूडेंट को खुद ही नहीं फेथ आएगा, विश्वास होगा, तो वो ठीक ही नहीं होगा। ओके, तो इसलिए पहले योगा टीचर को खुद विश्वास होना चाहिए कि जो मैं सिखा रही हूँ उससे वो 100% ठीक हो जाएगा। और गूगल करके ना, एक जोसेफ लेपेज का, जोसेफ लेपेज है, उन्होंने 25 योगा टीचर की अलग क्वालिटीज दी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आप जोसेफ पेज लोफिस क्या मैडम? यहाँ पे लिखा क्या जोसेफ है, नाम देखो क्या बोले मैम? यहाँ पे लिखा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो क्या, ये नीचे जोसेफ लेपेज एक, दिख रहा है? मैं बड़ा करूँ क्या? नहीं नहीं मैडम, नहीं दिख रहा। एक मिनट, एक, अब एक मिनट है, हम्म, ये अभी दिख रहा है क्या? मैं तो स्क्रीन एक शेयर किया है मैंने। एक मिनट मैडम।
ये नीचे लास्ट लाइन। हाँ हाँ, ले पेज। ओके। अभी वो आपके नोटबुक में लिखेंगे पेज नंबर, पीपीटी नंबर 9 कंप्लीटेड। 9 पेज नंबर हो गया है। अभी हम